हेलो एवरीवन, वेलकम टू फौजी अड्डा। जैसा आप सभी लोगों को पता है, आपका बैच सेकंड शुरू हो चुका है। पेपर 2 के लिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए आपका बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो उसमें कैसे चीजें रहने वाली हैं, ये आपका हम लोगों ने मॉडल आंसर कम बॉर्डर पॉइंट्स आप इसको बोल सकते हो, जो आपको टॉपिक्स पर मिलेंगे। स्पून फीडिंग एक्सपेक्टेशन रख के नहीं आना, ठीक है। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डेवलप कराई जाएगी। आपको सिखाया जाएगा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सब चीजें होती हैं। न्यूज़पेपर के आपको टॉपिक्स मिलेंगे, कौन कौन सा आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको नोट्स एज ए सैंपल दिखाया गया है। ये आपको डेली स्पून फीडिंग नहीं होने वाली कि भाई डेली आपको ये मिलेगा, ये सोचकर नहीं ज्वाइन करना। ये आपको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो है वो डेवलप करनी है अपनी। उसके लिए आपको ये एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर राइटिंग में, ठीक है। फिर बुकलेट की बात आती है कि थीम वाइज बुकलेट क्या होती है, मैम कुछ बच्चे पूछते हैं। तो थीम वाइज बुकलेट होती है आपकी, मान लो सिक्योरिटी के बहुत सारी, एक आपका टॉपिक है सिक्योरिटी, उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। टेररिज्म मिलेगा, आर्म फोर्सेस कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, आर्म फोर्सेस जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट है उसमें उनका क्या रोल रहा है, वो चीजें मिलेंगी। वुमेन इन आर्म फोर्सेस, आपको ये सारी सब हेडिंग्स जो आपका एक थीम है, मेन थीम आपका सिक्योरिटी के अंडर आपको ये सब मिलेगा। साथ में इनके लेक्चर वाइज आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स आपको बनाने हैं, वीडियोज से आपको नोट्स बनाने हैं। डेली आपकी जो कॉपीज इवेल्युएट होती हैं वो इस तरीके से होते हैं, मार्जिन में आपके जो भी चीजें वो लिख दी जाती हैं। उसके बाद जो सजेस्टेड एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो उसमें बच्चे ने नहीं लिखे, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ऑल राइट, फिर उसके बाद जो स्काइप सेशन होता है डेली, उसमें हम लोग कॉपीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अराउंड आपकी 9 मंथ्स तक चलने वाली हैं टिल एग्जाम। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिया, आपको लिखना भी नहीं आता और बस अपना काम करो जैसे भी करना है, वो चीजें नहीं होंगी। डेली आपको सिखाया जाएगा। स्टार्टिंग में आपके ओरिएंटेशन सेशन होंगे कि कैसे आपको आर्गुमेंट राइटिंग करना है, क्या उसका फॉर्मेट रहने वाला है, कैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है, ये सब चीजें होंगी, ठीक है। और इसका आपको जो कॉस्ट इसकी देनी है वो है आपका 6,000 रुपीज। तो डेली आप देखो 300 प्लस डेज हैं आपके, ठीक है। 300 प्लस डेज में आपको 6,000 इसकी फीस देनी है। डेली आपका एक एक टॉपिक प्रैक्टिस होगा। साथ ही में आपका क्या होगा कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी हम लोग इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक मिनिमम चार्जेस के साथ आपको ये कोर्स मिलेगा। अराउंड आपको मंथली बहुत कम चार्ज इसमें रहने वाला है। तो जिनको भी एनरोल करना है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, वहां आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज एनरोल करने के लिए आपको टेलीग्राम आईडी भी मिला है, वहां आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, फिर ये जो थीम वाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम इसमें पढ़ेंगे आज इसमें जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ठीक है। जो टॉपिक रहने वाला है आज का, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इनकी डेफिनेशन है। मनी मेकिंग जो सबसे जो मेन एम होता है किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज का, लगा लो कोई भी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज है, कोई भी पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेन उसमें रहने का मेन जो मोटो होता है, जो रीजन होता है, वो दैट इज योर मनी मेकिंग, ठीक है। मनी मेकिंग आपका मेन उसमें मोटो होता है। ऑल राइट, द हैंडलिंग ऑफ मनी इन सच केसेस, स्पेशली लार्ज अमाउंट, एक बहुत ज्यादा अमाउंट में उस मनी को कलेक्टिवली स्टोर करना, बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी को पोजेस करना एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। पोजेसर के पास, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा मनी है तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज इट कैन इवन लेड टू गेटिंग कोट बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके शक के घेरे में वो पर्सन आएगा कि भाई आपके पास इतना इनकम कहाँ से आया, ठीक है।
व्हाइट अगर इनकम है, ब्लैक मनी नहीं है वो, तो उसके ऊपर उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा, सारी चीजें वो होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है कि इतना हेफ्टी अमाउंट कोई अपने पास रखे, ठीक है। 10 मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या रोल है इसमें? मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस बाय विच द मनी ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रिमिनल एक्टिविटीज। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से अगर मनी मिलता है उनको, ठीक है, यहाँ से मनी का सोर्स है, उनका ओरिजिन क्या है? क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू वो मनी ओरिजिनेट हुआ है। क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या हो सकती है? इलीगल आर्म्स का सेल, इलीगल आर्म्स सेल, एक्सटोर्शन एक्टिविटी हो सकती है कोई, ड्रग ट्रैफिकिंग की सारी जो भी इनकम होती है वो, गैम्बलिंग से कोई इनकम जनरेट हुई वो चीजें, स्मगलिंग से कोई चीजें जो इनकम जनरेट हुई, वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज से जनरेट होने वाली इनकम। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है? इज अ प्रोसेस बाय विच द मनी ऑब्टेन फ्रॉम दीज ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, ब्रोट इनटू फाइनेंशियल सिस्टम बाय मास्किंग द ओरिजिन ऑफ मनी। ये जो ओरिजिन है इसका, क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो ओरिजिन हुआ उसको हटाकर उस मनी को, वो जो इनको रुपए मिले हैं उसको ये क्या दिखाते हैं? मेक इट अपीयर कमिंग फ्रॉम लीगल सोर्स, कि ये किसी लीगल सोर्स से आया है, लेजिटिमेट मनी है ये चीज दिखाना किसका काम होता है, किसमें होता है ये चीजें? ये होती है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। वेरियस वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने डिफरेंट इसकी डेफिनेशन आपकी बताई है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, क्राइम के अगेन अकॉर्डिंग अलग इसकी डेफिनेशन है। इंटरपोल के अकॉर्डिंग इसकी एक अलग डेफिनेशन है, ठीक है। इंटरपोल क्या कहता है? एनी एक्ट or attempted act to conceal or disguise the identity of illegally obtained proceeds so that they appear to have been originated from legitimate source। कि भाई इलीगल सोर्स से ओरिजिन है इनका, बट उसको कुछ तरीके से, इस तरीके से मास्क करके उसको दिखा दिया जाए कि भाई ये लेजिटिमेट सोर्स से इसका इनकम जनरेट हुआ है, उसे कहा जाता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये हो गया आपका मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, हो गया। इंटरपोल ने इसका अलग डेफिनेशन दे दी। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग की इलीगली ऑब्टेन मनी, एक नॉर्मल सी जो जेनरिक इसकी डेफिनेशन है वो हमने पढ़ ली। जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इट इज फ्रिक्वेंटली ए कंपोनेंट ऑफ अदर सीरियस क्राइम्स। कैसे? जो ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग है उसका भी कंपोनेंट है ये, रोबरी हो गया, एक्सटोर्शन हमने देख लिया इसका हो गया। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आर, जैसे आपका राउंड ट्रिपिंग हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया, हवाला हो गया, हवाला का मतलब होता है ट्रस्ट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। फॉल्स इनवॉइसिंग हो गया, कि कोई चीज की कॉस्ट कितनी है बट उसके इनवॉइस में, उसके बिल में आप उसका कॉस्ट अलग उसको दिखाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो अभी मेन जो एक इशू चलता है, एडवेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी सच एज योर बिटकॉइंस, उसने इस फिनोमिना को और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। ऑलराइट, मनी लॉन्ड्रिंग हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो चीजें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा इस चीज का, ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मनी लॉन्ड्रिंग का। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये बहुत ही कंसर्न का एक मुद्दा है, बिकॉज मेजर कंसर्न क्यों है? कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू मनी आता है, ठीक है, एक तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बाद जो मनी आया उसको भी ये जो ऑफेंडर्स हैं ये क्या किस में यूज करते हैं? दोबारा से किसी क्रिमिनल एक्ट को फाइनेंस करने में ये मनी यूज होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा एक तो, ठीक है। दूसरा, इसका इकोनॉमिक इफेक्ट अगर हम लोग देखें, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा? जो अनरेस्ट्रिक्टेड कन्वर्जन है ये इलीगल मनी का इनटू इलीगल मनी इनटू लीगल मनी, तो इसको चेक नहीं किया जाता, अनचेक्ड कन्वर्जन, इट वुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ होल कंट्री एंड इट क्रिएट अनफेयर कंपटीशन होगा।
अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, जो डिसऑनेस्ट बिजनेस है उसको अनफेयर एडवांटेज मिला ओवर द फेयर और ऑनेस्ट बिजनेस के ऊपर उनको एडवांटेज मिलेगा इस चीज का। ये हो गया इसका इकोनॉमिक इफेक्ट। सोशल इफेक्ट की बात करें अगर हम, सोशल इफेक्ट करप्शन, ठीक है, करप्शन से जो सोसाइटी का फैब्रिक है वो डिस्ट्रॉय होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उनको बढ़ावा मिलेगा, ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्रीज होंगे, करप्शन आपका इंक्रीज होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होंगे इस चीज से, ठीक है, इस चीज के चलते आपके फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो एक सोसाइटल फैब्रिक है वो हार्म होगा। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हो सकता है इस चीज का? पॉलिटिकल इफेक्ट हो सकता है कि भाई जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो और इंक्रीज हो, ठीक है, और ये सारा इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिटिकल सिस्टम को, किसी भी एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को। इतना सारा पैसा अगर किसी के पास है तो वो इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड ओवरऑल क्या होगा फिर, देन इट विल लेड टू डीजेनरेशन, सॉरी डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगा। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी, जो इसका इल इफेक्ट्स है उसमें हम ये सारी चीजें डाल सकते हैं कि भाई ये सब चीजें इसके चलते होंगी, ठीक है। उसके बाद हम टेक्निक्स देखेंगे, वेरियस वेरियस जो टेक्निक्स हैं वो सारी चीजें हमने, सोशल इफेक्ट पढ़ लिया इसका, पॉलिटिकल इफेक्ट पढ़ लिया। सोशल इफेक्ट में अभी हम लोगों ने देखा ये जो और क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको बूस्ट करेगा, ज्यादा फ्रॉड होंगे, यूथ अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, उनको लगेगा कि हायर रिटर्न्स मिलते हैं, तो फ्रॉड एक्टिविटीज में यूथ इंडल्ज हो सकते हैं, ठीक है। और ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, करप्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ये सभी को बढ़ावा मिलेगा। सोशल बैलेंस है जो सोसाइटी का, दैट मे बी सफर्ड बिकॉज ऑफ ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन द मार्केट। इन सब चीजों से क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। डैमेज होगा रेपुटेशन का, किसकी रेपुटेशन का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट की रेपुटेशन का डिग्रेडेशन होगा, डैमेज होगा। ट्रांसफर द इकोनॉमिक पावर फ्रॉम द राइट पीपल टू द रॉन्ग। इकोनॉमिक पावर जो सही आदमी जिसके हाथ में होनी चाहिए वो चीजों से हटकर जो गलत है, जिसके पास ये सारा इलीगल जो कामों से पैसा आया है उसके पास चली जाएंगी, राइट। लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट के लिए, जिससे जो गवर्नमेंट है जो रेवेन्यू सोशल सर्विसेज में लगा सकती थी वो फिर नहीं लगा पाएगी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो जाएगी इकोनॉमी की, क्योंकि बार बार ये जो इलीगल मनी इसमें पंप होगा, इलीगल मनी जो पंप होगा वो इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन ला सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। एंड ऑल दिस विल लेड टू थ्रेटनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो स्टेबिलिटी है वो थ्रेटन होगी, पॉलिसी का डिस्टोर्शन होगा। और इन्हीं सब चीजों के चलते जो फॉरेन जो कंट्रीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए कतराएंगे, डिस्करेज करेगा उनको भी ये चीजें, ठीक है। टैक्स इवेजन कल्चर बढ़ेगा, टैक्स इवेजन कल्चर इंक्रीज होगा इन सब चीजों के चलते। ये जो ऐसे साइन होता है इसका मतलब होता है इंक्रीज, और इस तरीके से कर दिया जाता है उसका मतलब है डिक्रीज। माइनस एनसी लिख दिया उसका मतलब है एब्सेंस, प्लस एनटी दैट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। और जो टैक्स फंड है उनको डिक्रीज करेगा, गवर्नमेंट की कलेक्शन कम होगी, ऑर्गेनाइज क्राइम्स फ्लोरिश होंगे इन सब से, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करने वाला है, पॉलिसी डिस्टोर्शन हम लोगों ने देखा, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई द नेगेटिव इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ दिस मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, ये सब चलते, ये सब आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चीज इसमें आई, टेररिज्म फाइनेंसिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें हम पढ़ेंगे टेररिज्म फाइनेंसिंग। टेररिज्म फाइनेंसिंग अब क्या चीज होती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ठीक है।
राइटिंग के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, बिकॉज साथ में लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो इतनी फास्ट नहीं हो पाती। Terrorism financing means that deliberately mobilizing or collecting funds. Deliberately mobilizing or collecting funds in order to support terrorist activities. टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर उसके लिए फंड्स वगैरह कलेक्ट करना, उसको बोला जाता है आपका टेररिज्म फाइनेंसिंग। हाउएवर सच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपना सारी चीजें डे टू डे एक्टिविटीज मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। उसको बोला जाता है टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है। अलग अलग यूएन के इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी डेफिनेशन है। कोई भी एक्ट विच कंस्टिट्यूट ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल या फिर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है, तो कोई भी पर्सन बाय एनी मींस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लॉफुली, अनलॉफुली या फिर विलिंगली, किसी की मर्जी से या बिना मर्जी के प्रोवाइड करता है या फिर कलेक्ट करता है फंड्स को, किस इंटेंशन के साथ? दैट दे शुड बी शुड और इन द नॉलेज दैट दे आर टू बी यूज्ड in full part or in any part to carry out terror financing, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में एक मेन डिफरेंस जो आता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग ML, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें क्या होता है, जो सोर्स होता है वो इलीगल होता है, जो सोर्स है इलीगल सोर्सेज से चीजें मिली हैं, ठीक है, और हिडन होता है। ठीक है, व्हेन द यूज ऑफ दीज फंड्स बिकेम लीगल, वेयर एज इसके बाद इनको लीगल बनाया जाता है कि लीगल रास्ते पर उसको लाकर शो कर दिया गया। उसके बाद दूसरा जो होता है आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग, TF टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ फंड्स माइट बी इधर लीगल, जो सोर्स है लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। ऊपर जैसे हमने पढ़ा विलिंगली अनविलिंगली अगर किसी से वो फाइनेंसिंग करवाई जाती है तो लीगल सोर्स भी हो सकता है, इलीगल सोर्स भी हो सकता है, इसका ओरिजिन सोर्स। बट दीज आर यूज फॉर परपेट्रेटिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज। लेकिन जो ये फंड्स होते हैं ना, इनको फिर डायरेक्टली टेररिस्ट एक्टिविटीज में लिया जाता है यूज में। ठीक है, तो ये हो गया टेररिस्ट फंडिंग। The steps taken to prevent money laundering will also help to detect and deter terrorism finance activities. तो अभी अगर कोई स्टेप्स लिए जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो किस चीज में भी हेल्प करेंगे? टेररिस्ट जो फंडिंग है, फाइनेंस है, उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, मेथड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ML जहां भी लिखा है समझ जाना, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। फर्स्ट मेथड जो है इसमें आता है प्लेसमेंट, सेकंड आएगा आपका लेयरिंग। ये आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आंसर राइटिंग में आपको लिखना नहीं है ये चीजें, बट समझने के लिए, एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि कैसे ये चीजें चलती हैं, उसके लिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो प्लेसमेंट है, दिस स्टेप इज वेयर द कैश इज फिजिकली डिस्पोज। फिजिकली कैश जो है वो रखा जाता है। ठीक है, द कैश इज टेकन अवे फ्रॉम प्लेस ऑफ कलेक्शन। मान लो जहां से कलेक्ट किया वो प्लेस है A, ठीक है, और जहां इसको लेके जाना है दैट इज योर प्लेस B। जहां कलेक्शन को आगे लेकर जाना है, जो कलेक्ट हुआ उसको, वो हो गया आपका प्लेस B। तो कैश इज टेकन अवे फ्रॉम प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड टेकन टू द place where it could be disguised and is placed into formal or informal financial institution में इनको लगा दिया जाए, या फिर एक कंट्री से बाहर ले जाया जाए। मान लो इंडिया से चाइना ले जाया गया, पाकिस्तान ले जाया गया, पाकिस्तान से इंडिया लाया गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ओरिजिन कंट्री से डेस्टिनेशन कंट्री में ले जाया जाए उसको। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसमें?
कौन कौन इनकी हेल्प कर सकता है, कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यूज किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका फॉर्मल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। अब इनको यहाँ से पैसा दूसरी कंट्री में ले जाना है तो कोई तो इसमें जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की इंटरमीडियरी की तो जरूरत पड़ने वाली है। तो जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच है, जैसे आपके बैंक हो गए, कुछ करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं उनमें, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन लगा लो आप, ठीक है, जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जो ये मनी इन्वॉल्व होता है मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाने में, तो ये लोग उसकी हेल्प करते हैं। इनमें क्या होता है, डिपॉजिट कर देते हैं लोग, ये जो इलीगली ऑब्टेन मनी है इसको डिपॉजिट कर दिया बैंक के पास, ठीक है, डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिटिंग ऑफ मनी इन सच इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रैक्टिस, अगर इस प्रैक्टिस को कर्ब भी किया जाए तो कुछ लिमिटेशन है, कुछ लूप होल्स भी उसमें होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर कर्ब किया जाए तो उसके लिए क्या चलाया गया था कि जो ये जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन्स जो हैं सस्पिशियस ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स है, उनके लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगाई गई कि भाई इससे ज्यादा अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है अपने नाम पर तो उनका पता लग जाए, ठीक है। तो इस चीज को इस चीज का एक लूप होल क्या निकाला, एंड जो ये जो इलीगल मनी एक्वायर करते हैं इन्होंने क्या निकाला, स्मर्फिंग एक चीज होती है। स्मर्फिंग में क्या होता है कि अभी बोल दिया गया है कि इतना सारा पैसा अगर एक के अकाउंट में होता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। स्मर्फिंग में क्या किया इन लोगों ने कि ये जो डिपॉजिट करते ना, वो जो डिपॉजिट करा उसको ब्रेक डाउन कर दिया काफी सारे पार्ट्स में, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, ठीक है। अब एक के नाम पर वो सारी चीजें नहीं होंगी, so this process is known as smurfing. In this process, money launderers mask the deposits by breaking them into smaller deposits, which is smaller than the threshold limit जो set करी उससे कम है. That process is known as smurfing. ठीक है? तो ऐसा करने से उनके अकाउंट प्रोटेक्टेड हो गए। जो बेनिफिशियल ओनर्स है ये किस तरीके से करते हैं कि किसी कंपनी के जो बेनिफिशियल ओनर्स है उनका नेम डिस्क्लोज करना, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं था, तो उनके नाम पर कर दिया। कुछ जो ट्रस्ट होते हैं उनके नाम पर इन्होंने डिपॉजिट कर दिया काफी सारी ये रुपए को डिवाइड करके। तो इस चीज में करप्ट कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, वो मनी लॉन्डर्स के साथ मिलते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं इनका डिपॉजिट, और फॉल्स आइडेंटिटी जो होती है उनकी क्रिएट करके उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये इसको यहाँ से दूसरी कंट्री में ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हम अभी पार्ट पढ़ रहे हैं प्लेसमेंट का, ठीक है। तो प्लेसमेंट में दूसरी चीज एक इन्वॉल्व होती है, दैट इज करेंसी स्मगलिंग। करेंसी स्मगलिंग क्या होती है? करेंसी स्मगलिंग, अगर बैंक ने मान लो ये सस्पिशियस जो बैंक ट्रांजैक्शन है इनको देख भी लिया, द मनी लॉन्ड्रर वुड, उसके बाद मनी लॉन्ड्रर क्या करेगा, वुड नॉट प्रेफर द बैंकिंग रूट, ठीक है। अब वो बैंकिंग रूट को प्रेफर नहीं करेगा। ऐसे केसेस में मनी विल बी स्मगल्ड फ्रॉम ए वेल रेगुलेटेड कंट्री, कोई भी एक वेल रेगुलेटेड कंट्री है मान लो, यहाँ यहाँ तो बैंकिंग सिस्टम और इन सब में ये फ्रॉड्स देख लिया जाता है, तो ये लोग क्या करेंगे, उस वेल रेगुलेटेड कंट्री से उस मनी को एक ऐसी कंट्री में पहुंचाएंगे जहां बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव रेगुलेशन है, ठीक है, जहां इनइफेक्टिव रेगुलेशन प्रेजेंट्स हो, रूल्स रेगुलेशन, देन द मनी इज डिपॉजिटेड इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ सच इनइफेक्टिव रेगुलेटेड कंट्रीज, और यहाँ से ये जो डिजायर्ड कंट्री है वहां फिर इस मनी को अपने को स्मगल कर सकते हैं। स्मगल कर सकते हैं ये एयर से भी, लैंड से भी, बट जो मोस्ट प्रेफर्ड जो मीन होता है वो होता है एयर का, क्योंकि फास्टर होता है ये, ठीक है। और जो मनी का कैरियर है वो इसके साथ में ही होता है, मनी के साथ में, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनका क्या रोल होता है, दिस इनफॉर्मल, ये तो फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बैंकिंग वगैरह इनको यूज कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे कुछ इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है। These are also utilized in money laundering process.
थ्रू करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज वाले जो बैठे होते हैं, ठीक है, जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रर जो होते हैं ये बाय कर लेते हैं फॉरेन करेंसी विच कैन बी देन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ करंट कंट्री। इनसे, इन लोगों से वो फॉरेन करेंसी में वो चीजें ले लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रांसफर कर देते हैं इसको दूसरी उसमें, ठीक है। और क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, और हो सकती है जो प्रीसियस मेटल है, गोल्ड हो गया या फिर अदर प्रीसियस मेटल ब्रोकर्स जो होते हैं इनसे डील कर लेते हैं, ठीक है। कसिनोज के जो डीलर होते हैं कि जितना भी उसमें जो डेली उनका जो रुपए आते हैं उनको वो वाइट मनी करके शो करके इंटरमिक्स करके जो ये इलीगल ट्रेडिंग से और इनसे इन्होंने रुपए लिए उसको कसिनोज की कमाई में मिक्स करके उसको वाइट मनी करके दिखा देते हैं। फिर एक आपका सबसे फेमस आता है हवाला, दैट मीन ट्रस्ट, ठीक है। हवाला में क्या होता है, ये एक अल्टरनेट फॉर्म है रेमिटेंस सिस्टम की। हुंडी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चिट्टी बैंकिंग भी बोल दिया जाता है, चोप शॉप भी बोला जाता है। इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी बेस्ड ऑन ट्रस्ट और रेफरेंस, कि किसी के रेफरेंस पे या ट्रस्ट पे मनी भिजवा दिया जाता है। अब हवाला सिस्टम में क्या होता है कि मान लो कोई एक पर्सन है इंडिया में, ए पर्सन है इंडिया में, उसको यूएस में रुपए भिजवाने हैं, ठीक है। बी, यूएस को मान लिया बी, ठीक है। ए एक पर्सन है उसको बी को रुपए भिजवाने हैं, दैट इज लिविंग, जो आपका कहाँ रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, कोई भी आदमी है इसको भिजवाना है तो इंडिया में इनका एक हवालादार होता है, ठीक है, जो कमीशन खाता है। तो ये उसको बोलेगा ए पर्सन की भाई मेरा कोई रिलेटिव यूएस में रहता है, उसके पास मुझे रुपए भिजवाने हैं। तो ये यहाँ का इंडिया वाला क्या करेगा, अपना जो इसका इंटरमीडियरी इसने बीच में जो छोड़ा हुआ है यूएस में कि भाई तू ऐसे ऐसे अगर कभी मैं फोन करूं तो उस बंदे को जाके रुपए दे देना, हम लोग बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये बैठे बिठाए यहाँ से इंडिया से अपने उसको फोन करेगा, जो इसका आदमी है उस बंदे को फोन करेगा कि भाई यूएस में दिस जगह पे ऐसी ऐसे प्लेस पे कोई पीपल है उसको आपको रुपए भिजवाने। तो ये जो बी है वहां से बैठा हुआ उसको रुपए भिजवा देगा। तो इस तरीके से ये हवाला से काम होता है। और ये जो हवाला सिस्टम है इससे कहा जाता है कि इट फैसिलिटेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी है, किसी को नहीं पता अब किसने किसके थ्रू उस आदमी को रुपए भिजवा दिए, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक स्पीडी प्रोसेस है कि भाई यहाँ बैठे उसने जाके एक बार बोला और उसको वहां तब तक रुपए मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है आपके हवाला प्रोसेस में जिसमें मनी भिजवाया जाता है, ठीक है। हवाला प्रोसेस के बारे में अगर हम और चीजें देखें तो इसको लोग क्यों प्रेफर करते हैं, कोई आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आप लोगों से आपका आईडी प्रूफ नहीं मांगता कि भाई आईडी प्रूफ दो किसको कितने भिजवाने हैं। एक एक रिलायबल सा सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया है, ठीक है। तो लोग इन पे जल्दी रिलाई कर लेते हैं क्योंकि स्पीडी ट्रांजैक्शन हो जाता है कि जल्दी उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं। एक्सचेंज रेट्स जो है कंपेयर टू ऑफिशियल एक्सचेंज रेट जो होते हैं उनसे कम होते हैं इन लोगों के, ठीक है। और हैसल फ्री प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंटेशन जो बैंक करता है उन सब की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसलिए लोग प्रेफर कर लेते हैं कि हवाला के थ्रू मनी इनको भिजवा दिया जाए, ठीक है। हवाला हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद जो अदर मेथड्स हैं वो हम लोग देखेंगे, हवाला हो गया। अदर मेथड्स ऑफ प्लेसमेंट अगर हम देखें तो जो मनी लॉन्ड्रर्स जो होते हैं टेक ओवर कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस। जो कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस होते हैं मतलब डेली में जहां बहुत ज्यादा कैश आता है ऐसे बिजनेस। एग्जाम्पल में आपका हो गया होटल्स हो गया, एक्सचेंज ब्यूरोज हो गए, ठीक है, कसिनोज हो गए, जिसमें बहुत ज्यादा कैश इनफ्लो होता है डेली, डेली बेसिस पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो। देन ये लोग क्या करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं दे यूज टू मिक्स द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो इन्होंने इलीगल ट्रेडिंग से या इलीगल एक्टिविटीज से जो मनी अर्न किया वहां से ये जो इस बिजनेस की डेली बिजनेस का जो ये इनफ्लो हुआ है इतने कैश का, इसकी रिसीप्ट्स में दिखा देते हैं कि हमने मिक्स करके इलीगल मनी को इसमें मिक्स कर दिया। फिर उसको लेजिटिमेट
मीन्स दिखा देते हैं कि ये भाई हमारी होटल की कमाई हुई है, ठीक है। इसको लेजिटिमेट रिटर्न बना दिया किसी बिजनेस से, एक ये चीज हो गई। उसके बाद जो सेकंड चीज है दैट इज योर लेयरिंग। अब लेयरिंग प्रोसेस क्या होता है इसमें हम लोग देख लेते हैं। लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस लेयरिंग is the process in which proceeds of crime are separated from their source by creating a complex layer of financial transaction which is deliberately designed to morph the audit trail। कि जानबूझकर बहुत सारी लेयर्स बना दी गई, बहुत सारी ट्रांजैक्शन डिटेल इसमें बना दी गई कि उसको ऑडिट करना एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाए, ठीक है, उसको ट्रेस नहीं किया जाए। ये सारी चीजें हो गई। इसमें लेयरिंग में क्या चीजें होती है, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या फिर एसेट परचेज कर लेते हैं। एसेट परचेज कर लेते हैं ये लोग। एसेट परचेज में क्या होता है कि हाई वैल्यू एसेट, जैसे आपकी बहुत ज्यादा लग्जरियस कार्स हो गई, गोल्ड हो गया, बोट्स हो गई, ठीक है, आर्ट वर्क जो पेंटिंग्स होती हैं बहुत महंगी महंगी, वो परचेज कर लेते हैं ये लोग। फिर इनको रीसोल्ड कर देते हैं इधर डोमेस्टिकली या फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है इन सब चीजों की, ठीक है। और जो उसमें जो इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करके या सेल करके डोमेस्टिकली जो इनको जो प्रोसीड्स मिलते हैं, फिर उनको ये एक लेजिटिमेट मींस दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये हमने अपनी जो व्हाइट मनी है वो अर्न किया है, ठीक है। एसेट परचेज से इस तरीके से चीजें चलती हैं। फिर आता है आपका रियल एस्टेट में ये लोग लगा सकते हैं। रियल एस्टेट के बिजनेस में ये मनी इसको व्हाइट कर सकते हैं, ब्लैक मनी को। प्रॉपर्टी जो होती है उनको खरीद लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको सेल कर दिया जाता है। फिर एक आता है वैल्यू टेम्परिंग। वैल्यू टेम्परिंग में क्या होता है कि वैल्यू मतलब किसी भी चीज की कोई भी जो उसका वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, उसके साथ छेड़छाड़ करना। तो मनी लॉन्ड्रर क्या करते हैं, दे रिसीव प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओनर। किसी भी ओनर से उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली लेसर प्राइस में, उसको मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उन्होंने दिखा दिया 5 लाख, तो पेमेंट उन्होंने दिखा दिया कि हाँ भाई 5 लाख में खरीदी, और 5 लाख उसको कैश में दे देते हैं ओनर को, ठीक है। 5 लाख उसको कैश में दे दिया। फिर खुद क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी को 10 लाख में बेच देंगे, और जो 10 लाख उनके पास आए उसको एक लेजिटिमेट मींस करके उसको दिखा देंगे कि भाई ये उनके पास उनका लेजिटिमेट मींस से उसके पास मनी आया है। एक होता है डबल इनवॉइसिंग, जो गुड्स का प्राइस होता है उसको मैनिपुलेट करके दिखा देते हैं, फिर जो जिससे बेचा गया है उससे वो उसका पूरा अमाउंट लेते हैं और उसको बता दिया जाता है कि ये चीज बेचकर हमने ये चीजें कमाई है, ठीक है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो तो हमने एक लेवल पर पढ़े, सोसाइटल पॉलिटिकल लेवल पर, लेकिन इसके और भी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये वीकेंड कर सकता है सोशल फैब्रिक को, ठीक है, सोशल फैब्रिक वीकेंड, ठीक है। एथिकल जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्टेबलाइज कर सकता है फाइनेंशियल सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर दिया इसने, ऑल राइट। चैलेंज है ये एक इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, इन्फ्लेशन हो सकती है इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी जब फ्लो करेगा, ठीक है। फ्लो ऑफ इलीगल अनअकाउंटेड मनी, इलीगल मनी इंक्रीज होगा, और इन्हीं सब के चलते उसको लीगल दिखा दिया गया, लेकिन फिर से वो सारी जो चीजें हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये मनी लगाएंगे, ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटीज में मनी लगाएंगे तो क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, करप्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के होंगे, ठीक है। दोबारा से भी इनको ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव भी लिए गए इन सब चीजों के लिए। देयर इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस अराउंड द ग्लोब अबाउट द नेगेटिव फॉल आउट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। हेंस इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन, डिफरेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज मिलकर लेती हैं ताकि कॉम्बैट कर सकते हैं, इन सारी एक्टिविटीज को रोक सके, टू कॉम्बैट दिस एक्टिविटीज। ठीक है, तो 1988 में यूएन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलीगल ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स बना आपका। ठीक है, फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एफर्ट जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीड्स के अगेंस्ट में था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 1989 में बना, सबने सुना होगा ये तो, FATF। FATF की फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, FATF की फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। 1989 it established to promote development of effective anti money laundering controls और encourage करे कोऑपरेशन, जो मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करती हैं कंट्रीज, उनका आपस में जो कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए ये जो इंटर गवर्नमेंट बॉडी है आपकी, ये बनाई गई। ठीक है, ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रेगुलेशंस का और रूल्स का। ऑलराइट, FATF की कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई रिस्क, फिर उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज डेवलप करना, रूल्स डेवलप करना। ठीक है, रूल्स लेकर आना उसके अकॉर्डिंग, और डोमेस्टिक लेवल पर इंडिविजुअल कंट्रीज के लेवल पर आपस में डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनका कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज का कोऑपरेशन, और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं। कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं इन सब चीजों के लिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए, कोई एक नोडल एजेंसी बनाई जाए हर एक कंट्री में कि भाई वो रेस्पॉन्सिबल हो इन सब चीजों के लिए। ट्रांसपेरेंसी एनहांस की जाए जो भी सिस्टम है उसकी। ठीक है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट किया जाए। ये सारी रिकमेंडेशन थी FATF की। अभी अगर हम लोग पढ़ें कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम है इंडिया में किस हद तक फैली हुई है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम of money laundering in India, it does have a huge problem of black economy. This is unaccounted and holders of money launderers it back to acquire legitimate assets। जो हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो अनलेजिटिमेट मीन्स से एक्वायर किया गया मनी है उसको लेजिटिमेट दिखा देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो अगर इसमें हाई प्रोफाइल कुछ केस हम लोग देखें, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो बहुत ज्यादा इनफेमस केसेस हैं उनको हम पढ़ें, तो एक है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010 में जो हुए थे। बोला जाता है कि इसमें 70,000 करोड़ का स्कैम था आपका। ठीक है, एस्टिमेटेड स्कैम इतने का हुआ कि भाई इतने गेम्स पर स्पेंड कर दिए, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ इसका जो ओनली हाफ अमाउंट ऑफ द एस्टिमेटेड प्राइस इज स्पेंड ऑन द गेम। बाकी सब कहाँ गया? विलफुल डिले कर दिया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको लगाने में मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है फंड्स का। दूसरा आता है कोल अलोकेशन का, एक आता है केस कोल अलोकेशन स्कैम 2012 का। ठीक है, 1,85,591 करोड़ रुपीस का स्कैम हुआ ये आपका। ठीक है, प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको कॉल ब्लॉक अलॉट कर दिया गया, ऑक्शनिंग नहीं हुई इसकी, लीडिंग टू द एस्टिमेटेड लॉस ऑफ दिस मच अमाउंट। ठीक है, उसके बाद एक और अगर देखें 2008 का जो न्यूज में रहा 2G वाला स्कैम। 2G स्कैम सबने सुना होगा। जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ का ऑक्शन किया गया जो कि मार्केट वैल्यू से बहुत कम था, मार्केट वैल्यू से बहुत कम में ऑक्शन किया गया। इसमें लगभग आपके 1,76,000 करोड़ जो रुपीस थे उसका स्कैम था ये 2G स्कैम, 2G घोटाला जो आपका हुआ। ठीक है, अब इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए जो इंडिया के इनिशिएटिव है, इंडिया के जो इनिशिएटिव है वो हम लोग पढ़ेंगे, जो मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए बनाए गए। इनकम टैक्स एक्ट 1961,
इनकम टैक्स एक्ट, आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लिखना, इनकम टैक्स एक्ट दैट इज 1961। दूसरा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 में, FEM में, इसको अमेंड कर दिया गया बाद में। तो पहला हम पढ़ेंगे एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 में आया। ये आपको आंसर राइटिंग में लिखना होता है कि ठीक है, एक एक आपको एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, it was enacted to prevent money laundering and it provides for confiscation of property derived or involved in money laundering, कि जो भी प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व होगी उसको कन्फिस्केट ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 2009 में इसमें अमेंडमेंट हुआ ताकि जो और डेफिनेशन है कॉन्फिस्केशन की या कोई बेनामी प्रॉपर्टीज की, उनको और अच्छे से क्लेरिफाई किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सारी चीजें करी गई। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सोल्व द ब्लैक मनी इशू, इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ FATF, जिसका आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जाए, विच आर ये जो organizations है, these are committed to the effective implementation and enforcement of internationally accepted standard against money laundering। ठीक है, तो ये सारी चीजें लाई गई। फिर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट, बेनामी जो प्रॉपर्टी होती है मतलब किसी के नाम पर उसको नहीं ली जाती, थर्ड पार्टी के नाम पर उसको ले ली जाती है। ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट आया जिसमें 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट का इन्होंने एक्ट डाला हुआ है। ठीक है, तो 2016 का बेनामी एक्ट हो गया आपका। ठीक है, और इसमें क्या आता है, जो सेकंड ARC है, ARC की फुल फॉर्म भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। सेकंड ARC की रिकमेंडेशन थी प्रिवेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन्होंने कुछ रेकमेंड किया था, तो क्या बोला था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैन बी अमेंडेड, उसको जो एक्ट है उसको टाइम टू टाइम अमेंड करते रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथन करे जो इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे ED हो गया, एनफोर्स, इसकी भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी, चलो इसका तो बता देते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, और जो अदर जो इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, स्पेशल सेल बनाया जाए, स्पेशल सेल बनाया जाए जिसमें एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हो ऐसी चीजों को पहले ही प्रिवेंट करने के लिए, डेडिकेटेड टीम बनाई जाए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसा अगर कोई केस हो गया तो इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए RBI ने अपने बेसिस पर क्या कुछ चीजें चलाई। KYC जो आप लोग देखते हो, नो योर कस्टमर, ठीक है, ताकि उसमें सारी कस्टमर के बारे में वो चीजें उनके पास हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स इन्होंने डेवलप किए। ठीक है, ED का हमने पढ़ लिया। ED वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956, मेनली एडमिनिस्टर करता है ये टू एडमिनिस्टर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, और जो ये FERA एक्ट 1973 है इसको रिप्लेस कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में। ठीक है, उसकी जगह ये वाला आपका लगा दिया गया FEMA। ठीक है, FERA की जगह आ गया आपका FEMA, जो कि 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था, कम इनटू फोर्स इन 2000। तो ED जो है उसके क्या क्या काम होते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। ठीक है, अटैचमेंट और कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर। ठीक है, कॉन्फिस्केट कर सकते हैं ये लोग। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स ताकि कर्ब कर सके मनी लॉन्ड्रिंग को। ठीक है, और एक
एक सीलिंग लगाई जाए, एक अपर लिमिट लगाई जाए कि कितना बिगर कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल कोड्स, एडिशनल कोड्स का रिकमेंडेशन है एक कि भाई एडिशनल कोड्स बनाए जाए ताकि ये जो पेंडिंग मैटर्स हैं इनको जल्दी से जल्दी रिजोल्व किया जाए। एलिमिनेट ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी थ्रू द बेटिंग इन क्रिकेट में जो बेटिंग चलती है उस बेटिंग को, इलीगल बेटिंग को स्टॉप किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं एक्ट से। कंक्लूजन इसका किस तरीके से हो सकता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस है इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट आर क्रॉस बॉर्डर एंड हैज इंटरनेशनल इफेक्ट्स। तो अभी ये सिर्फ एक सिंगल कंट्री में नहीं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ओरिजिन कंट्री से डेस्टिनेशन कंट्री में भी ले जाया जाता है मनी, तो ये सिर्फ एक नेशनल लेवल की प्रॉब्लम नहीं रही, इंटरनेशनल और क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम बन चुकी है। Hence, in order to curtail this, it is necessary that all countries should enact strict laws and legislation that will prevent the launderers from carrying out such activities. कि collaboration, cooperation की जरूरत है, नेशंस को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए ये सब चीजें कर्ब करने के लिए, तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आप इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग चलता है, क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ईडी है आपका, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, वेरियस अदर जो आपकी एजेंसीज हैं जैसे टेरर फंडिंग सेल हो गया, फेक करेंसी को कॉम्बैट करने के लिए आपका सेल बनाया हुआ है, ये सारी हो गया। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में एफएटीएफ आ गया आपका, ठीक है। यूएन के कुछ कन्वेंशन हो गए इलिसिट ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, एशिया पैसिफिक ग्रुप्स का अपना सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए। और कुछ चीजें अगर हम लोग देखें तो क्या कुछ हो सकती हैं, कोई और अगर वे फॉरवर्ड एक तरीके का हम इसके लिए देखें तो अवेयरनेस क्रिएट करवाना, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करवाना, लोगों को एजुकेट करना इन सब बारे में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो स्टेट और जो यूनियन है उसका प्रॉपर, स्टेट और सेंटर का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ठीक है। एवरी कंट्री, हर कंट्री में लॉज प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। स्पेशल सेल होने चाहिए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को डील करे, स्पेशल सेल्स टू डील सच काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनके अकॉर्डिंग लॉज बनने चाहिए, नेशनल लॉज होने चाहिए सबके, ताकि वो अलाइन रहे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको एक सेपरेट ऑफेंस की तरीके से लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोजल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ए प्रपोजल टू मेक मनी लॉन्ड्रिंग ए सेपरेट क्रिमिनल ऑफेंस, जो कि इन्वेस्टिगेट किससे किया जाए, कौन करेगा उसको, फिर ईडी है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोब बाय अदर एजेंसीज, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक काइंड ऑफ मल्टीप्लायर है जो और क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एफएटीएफ का हम लोगों ने सिग्निफिकेंस देखा। सिग्निफिकेंस क्या होगा एफएटीएफ का कि रिव्यू करती है ये सारी ब्लैक मनी को कर्ब करने की कोशिश करी, इन्होंने रिकमेंडेशन जो भी दी वो सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या थी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे सस्पिशियस जो ट्रांजैक्शन है उसको रिपोर्ट करें, ठीक है। फेक करेंसी को भी काउंटर करने की रिकमेंडेशन थी। अभी और क्या चीजें कर सकते हैं इन चीजों के अलावा, वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं कि मोर जो लॉज हैं, ठीक है, लॉज तो हैं लेकिन उनको मोर स्ट्रिक्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसको सेंसिटाइज किया जाए, ठीक है, ताकि वो अपना रोल इसमें रोल निभा सके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में। देयर इज अ नीड टू बैलेंस, टू बिल्ड a balance between financial confidentiality and जो मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं उनमें, और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, तो उनको रोकने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स बढ़ाए जाए,
ठीक है, उन लोगों को सेंसिटाइज किया जाए और एक बैलेंस बिल्ड किया जाए उन लोगों के बीच कि वो भाई सारी एक्टिविटीज को रिपोर्ट करें। इंटर गवर्नमेंट ग्रुप्स बनाए जाए, रीजनल अप्रोच इस सब चीजों को एड्रेस करने के लिए रीजनल अप्रोच को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर समझ आया होगा। इसके नोट्स बनाकर आप लोग, जो आपका वो ग्रुप है परिश्रम पेपर 2 वाला, उसमें सब बच्चे सेंड करेंगे। ठीक है, चलो फिर इसको एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट आपके चैप्टर में।